अमेरिका में 71 साल की उम्र में रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसी ग्रैहम का निधन हो गया, जो रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों के समर्थक थे। अपनी मृत्यु से एक दिन पहले वो कीव में यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्टर लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की से बोले, पुतिन की धुलाई करेंगे। अगले दिन उन्हें घर से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया। लिंडसी ग्रैहम, सेनेटर जो युद्धरत यूक्रेन में 10 बार आ चुके थे, वही व्यक्ति जिन्होंने उन भयानक प्रतिबंधों का मसौदा तैयार किया था जो रूसी तेल को खत्म करने वाले थे, 11 जुलाई की शाम को 71 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। आधिकारिक रूप से इसे अचानक बीमारी बताया गया। एनबीएस के मुताबिक आपातकालीन सेवाएं हृदय गति रुकने की सूचना पर पहुंची और लगभग तुरंत ही रूसी सूचना क्षेत्र में मानो विस्फोट हो गया। रूसियों ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया कि अजीब संयोग से वे जेलेंस्की से मिले और फिर उनकी मौत हो गई। इस एपिसोड में हम सब कुछ साफ बताएंगे। लिंडसी ग्रैहम की मौत से जुड़े तथ्य क्या हैं? इंटरनेट पर कौन कौन सी थ्योरीज ठोस से लेकर सरासर बेतुकी तक चल रही हैं? लिंडसी ग्रैहम यूक्रेन के लिए क्यों अहम थे? उन्होंने उसके लिए क्या किया और उनका ट्रंप से रिश्ता कैसा था? यह तो एक अलग ही ड्रामा है जो अब सीधे तौर पर रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की किस्मत पर असर डाल रहा है। मेरा नाम अलेक्सी पेचिए है। आइए मिलकर इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी व्यक्तिगत सदस्यता के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो चलिए सबसे साफ बातों से शुरू करते हैं। सीनेटर के कार्यालय ने बताया, उद्धरण, शनिवार 11 जुलाई की शाम को अमेरिकी सीनेटर लिंडसी ग्रैहम का एक अल्पकालिक और अचानक हुई बीमारी के कारण निधन हो गया। एनबीसी न्यूज कुछ विवरण जोड़ता है और अब पुलिस रेडियो इंटरसेप्ट की ऑडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार आपातकालीन सेवाएं कॉल पर कैपिटल हिल स्थित लिंडसी ग्रैहम के घर पहुंची। दिल रुकने की बात थी और बाद में डॉक्टरों की बातचीत से पता चला कि हृदय फेफड़ा पुनर्जीवन सीपीआर किया जा रहा था। एनबीसी की तस्वीरों में 2 मेडिकल कर्मचारी एक व्यक्ति को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जाते दिखते हैं। मौके पर पुलिस की गाड़ियां और फायर ब्रिगेड भी मौजूद थीं। और अब 3 बातें हैं जो सभी अटकलों का कारण बनी। पहली बात, लिंडसी ग्रैहम के स्टाफ के एक वरिष्ठ सदस्य ने एनबीसी को बताया कि मौत से पहले सेनेटर के अस्वस्थ होने के कोई संकेत नहीं थे। दूसरी बात, एक दिन पहले 10 जुलाई को वे कीव में थे। ये युद्धरत यूक्रेन में उनका 10वां दौरा था और ये तो सिर्फ पूर्ण पैमाने के युद्ध के दौरान की बात है। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले उन्होंने घोषणा की कि वे व्हाइट हाउस के साथ रूस पर प्रतिबंधों पर सफल रहे। और तीसरी बात, रविवार सुबह उन्हें उसी एनबीसी चैनल पर मीट द प्रेस कार्यक्रम में लाइव आना था। राजनीति में अपने वर्षों में वे इस कार्यक्रम में 63 बार आए। इसके अलावा उनकी उम्र अभी अभी 71 साल हुई थी। उनका जन्मदिन ठीक पिछले गुरुवार को ही था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई ज्ञात स्वास्थ्य समस्या नहीं थी, जो अभी अभी कीव से लौटा था और सुबह एनबीसी को इंटरव्यू देने की योजना बना रहा था। और यही व्यक्ति शनिवार शाम दिल रुकने से मर जाता है। और यही तथ्य मिलकर वो स्थिति बनाते हैं जिसे सूचना युद्ध में भ्रामक सूचना फैलाने का आदर्श मौका कहा जाता है। और रूसी तुरंत ही सनसनी फैला देते हैं, पैरेलली इस मुद्दे पर टूट पड़े और उन्होंने इस परफेक्ट विंडो का फायदा उठाया। लिंडसी ग्रैहम यूक्रेन के लिए कौन थे? युद्ध के दौरान उन्होंने कीव के 10 दौरे किए। जेलेंस्की ने उनकी मृत्यु पर इसी बात को खास तौर पर रेखांकित किया। उद्धरण, लिंडसी सच्चे आजादी के रक्षक थे और उन मूल्यों के भी जो हमारी दुनिया को सुरक्षित बनाते हैं। हम लगातार संवाद में रहते थे जिसकी मुझे कमी महसूस होगी। इसके अलावा ग्रैहम ने ही रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध प्रस्तावित किए थे। यह उनका मुख्य योगदान और शायद सबसे शक्तिशाली हथियार था जिसे पश्चिम दुर्भाग्यवश उनके जीवन काल में इस्तेमाल नहीं कर पाया। इस विधेयक ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया था कि वे उन देशों से आयात पर 500% शुल्क लगा सकें जो रूसी तेल, गैस और यूरेनियम खरीदते हैं। यानी ये सीधे रूस पर नहीं बल्कि उसके पैसों पर वार करता था, जैसे चीन, भारत और ब्राजील पर। लिंडसी ग्रैहम ने कहा था कि यह विधेयक ट्रंप को पुतिन की धुलाई करने का मौका देगा। यहां सबसे अहम बात यह है कि लिंडसी ग्रैहम ने इस विधेयक पर अपनी मौत से एक दिन पहले सहमति बनाई थी। 10 जुलाई को कीव में उन्होंने घोषणा की कि व्हाइट हाउस के साथ इस विधेयक के अंतिम संस्करण पर सहमति बन गई है। यह उनकी आखिरी राजनीतिक जीत थी।
और अगला तथ्य मुझे यकीन है शायद आप जानते भी नहीं होंगे, 2022 से लिंडसी ग्राहम रूस में वांछित घोषित किए गए हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की तुलना एडोल्फ हिटलर से की और रूसियों से उद्धरण इस आदमी को हटाने का आह्वान किया अगर वे अंधेरे, गरीबी और दुनिया से अलग नहीं रहना चाहते। सच में उनकी बातें भविष्यवाणी जैसी थी। मई 2023 में रूस के गृह मंत्रालय ने लिंडसी ग्रैहम को आपराधिक धारा के तहत वांछित घोषित किया और फरवरी 2024 में रॉसफिन मॉनिटरिंग ने उन्हें उद्धरण आतंकवादियों और उग्रवादियों की सूची में शामिल कर लिया। कीव में मौत से ठीक एक दिन पहले का दिन भी प्रतीकात्मक है। लिंडसी ग्रैहम ने यूक्रेनी रक्षा कंपनी स्काईफॉल के उत्पादन स्थल का दौरा किया, जहां उन्हें भारी ड्रोन बॉम्बर वैम्पायर यानी वही बाबा यागा एफपीवी श्राइक परिवार के ड्रोन और पिस्यून पी व वानसान इंटरसेप्टर दिखाए गए। आखिरी तस्वीरों में वे हाथों में ड्रोन इंटरसेप्टर लिए पोज दे रहे हैं और बोले, अगर अमेरिका ने कीव के साथ इसी क्षेत्र में सहयोग नहीं बढ़ाया तो ये बड़ी गलती होगी। और सबसे अहम, लिंडसी ग्रैहम भोले भाले रोमांटिक नहीं थे। इसी यात्रा में 10 जुलाई को उन्होंने कहा कि रूसी सेना शायद अब दुर्भाग्यवश इतनी आसानी से कब्जा की गई जमीनें नहीं छोड़ेगी और अमेरिका का लक्ष्य एक ऐसा समझौता है जो भविष्य के संघर्ष को रोक सके। किसी भी समझौते को कांग्रेस की मंजूरी और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के साथ पक्का किया जाना चाहिए। जारी है। अमेरिकी मीडिया आज लिंडसी ग्रैहम और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते को यूं बताती है, गधे से करीबी सहयोगी तक। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। यहां ये हम घटनाओं की समय रेखा पर नजर डालते हैं। 2016 में प्राइमरी के दौरान लिंडसी ग्रैहम डोनाल्ड ट्रंप के सबसे प्रखर आलोचकों में से एक थे। उन्होंने उन्हें गधा कहा था, उद्धरण नस्लवादी सोच वाला, विदेशियों से नफरत करने वाला, धार्मिक कट्टरपंथी और रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास का सबसे बेकार उम्मीदवार बताया था। उनका मशहूर ट्वीट था, अगर हम ट्रंप को उम्मीदवार बनाते हैं तो हमें बर्बाद कर दिया जाएगा और हम इसके हकदार भी हैं। अमेरिका को फिर से महान कैसे बनाएं? डोनाल्ड ट्रंप से कहिए, भाड़ में जाओ। ट्रंप ने लिंडसी ग्रैहम को बेवकूफ कहकर उसी अंदाज में जवाब दिया। और चरम बिंदु वो था जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में लिंडसी ग्रैहम का निजी मोबाइल नंबर भीड़ को जोर से पढ़कर सुना दिया ताकि लोग उसे फोन करके गालियां दे। इस टकराव की वजह उसूलों से जुड़ी थी। ट्रंप ने जॉन मैकेन का मजाक उड़ाने की गलती कर दी, ध्यान दे, क्योंकि वे वियतनाम युद्ध के दौरान कैद हो गए थे। मैकेन लिंडसी ग्रैहम के घनिष्ठ मित्र और मार्गदर्शक थे। इसी कारण लिंडसी ग्रैहम ने मैकेन की इज्जत बचाने के लिए तुरंत कदम उठाया। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद सब कुछ बदल गया और मार्च 2017 में लंच के दौरान उनकी सुलह करवा दी गई। और 2018 तक ट्रंप और ग्रैहम नियमित रूप से गोल्फ के साथी बन गए थे। ग्रैहम ने खुद ही बड़ी ईमानदारी से इस बदलाव को समझाया। मैंने उसे जेनोफोब, नस्लवादी, धार्मिक कट्टरपंथी कहा था और मेरे पास बस विशेषण ही खत्म हो गए थे। तो अमेरिकी जनता ने अपनी राय दी और मेरे विश्लेषण को खारिज कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी विश्वास पात्रों में से एक बन गए, विदेश नीति के मुख्य सलाहकार, खासकर ईरान और रूस के मामलों में। दोनों महाभियोगों के दौरान उनका बचाव किया और उनके न्यायिक नियुक्तियों को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर एक और पलटी आई। 6 जनवरी 2021 को कैपिटॉल पर हमले के बाद लिंडसी ग्रैहम ने खुद को अलग करते हुए कहा कि अब सारी हदें पार हो गई हैं। लेकिन यह दूरी फिर से अस्थायी साबित हुई और ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने पर वो एक बार फिर प्रशासन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। और यहां एक महत्वपूर्ण बात है जो यूक्रेन के लिए बहुत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रति पूरी वफादारी के बावजूद लिंडसी ग्रैहम हस्तक्षेपवादी बने रहे और अक्सर ट्रंप समर्थकों के अलगाववादी गुट यानी रिपब्लिकन पार्टी के अलगाववादियों से असहमत रहते थे। वो ट्रंप और यूक्रेन समर्थक विचारों के बीच पुल थे और कीव की मदद को ट्रंप की भाषा में समझा सकते थे। वो, आप जानते हैं, अक्सर एक बात कहा करते थे, मतलब ये कोई दान नहीं है, ये एक सौदा है, ये एक मजबूत सौदा है, ये वो सौदा है जो ट्रंप और अमेरिका को महानता दिलाएगा, वगैरह वगैरह। और आज ट्रंप क्या लिखते हैं, उद्धरण सेनेटर लिंडसी ग्रैहम, जिन्हें मैं सबसे महान लोगों और सेनेटरों में मानता था, का निधन हो गया। वो मेहनती और सच्चे अमेरिकी देशभक्त थे।
और अब हम इस एपिसोड के सबसे दिलचस्प हिस्से पे आते हैं कि लिंडसी ग्रैहम की मौत के विषय को रूसी प्रचार ने कैसे पेश किया। और यहां यह समझना जरूरी है कि इसकी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि यह जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। सीधे तौर पर हत्या के आरोप जाहिर है नहीं लगाए गए। किसी बड़े रूसी प्रकाशन ने नहीं लिखा कि यूक्रेन दोषी है या उसने लिंडसी ग्रैहम को जहर दिया या सीआईए ने उसे हटाया। ऐसे शीर्षक नहीं थे, सब कुछ ज्यादा चालाकी से किया गया। रूसी लोग अक्सर इशारे करते हैं जिन पर कुछ लोग भरोसा कर अपनी कहानी बना लेते हैं। रूसी प्रचार तथाकथित मानसिक कड़ी लोगों के दिमाग में बनाता है। सुर्खियों को देखिए, यहां मैं कुछ सुर्खियां पेश करूंगा। ज़ेलेंस्की से मिले और मर गए। पश्चिम ग्रैहम की अचानक मौत से सदमे में है। अगली सुर्खी, कीव की यात्रा के बाद एक अमेरिकी सेनेटर जिसे आतंकवादी और चरमपंथी घोषित किया गया था अचानक मर गया। या फिर ये वाली, अभी अभी कीव से लौटे और मर गए। ग्रैहम की मौत से पश्चिम में हड़कंप मच गया। जैसा आप देख सकते हैं, किसी शीर्षक में कीव की संलिप्तता का दावा नहीं है, लेकिन तीनों शीर्षक पाठक के दिमाग में एक ही कारण परिणाम संबंध बनाते हैं। कीव गया, वापस आया और मर गया। और एक क्लासिक प्रचार तकनीक है कि इस इशारे को किसी विदेशी के मुंह में डाल देना। मतलब देखिए, ये कोई अपना पश्चिमी अधिकारी कह रहा है, ये तो हमने नहीं बनाया है, हम तो बस किसी पश्चिमी अधिकारी का हवाला दे रहे हैं। उदाहरण के लिए आरआईए नोवोस्ती ने फ्रांसीसी अति दक्षिणपंथी राजनेता फ्लोरियन फिलिपो की सोशल मीडिया पोस्ट के इर्द गिर्द पूरा एक लेख बना दिया। अमेरिकी नहीं, यहां फ्रांसीसी को लिया गया, वही जिसने यह थ्योरी फैलाई कि लिंडसी ग्रैहम की कीव यात्रा के बाद मौत यूं ही नहीं हुई थी। ये, जैसा कि वे कहते हैं, स्वतंत्र पश्चिमी स्रोत के जरिए साजिशी बातों को वैध ठहराने का क्लासिक तरीका है। इसके साथ ही फिलिप्पो तुरंत ही याद दिलाते हैं कि अमेरिकी सेनेटर तो कट्टर रूस विरोधी था, इसलिए यह मानना अजीब है कि वो कीव के लिए असुविधाजनक था। लेकिन पोस्ट का यह हिस्सा रूसियों ने नजरअंदाज किया और इसका जिक्र नहीं करते। या एक और उदाहरण ले, रूसी युद्ध संवाददाता अलेक्जेंडर कोत्स ने लिंडसी ग्रैहम की हालिया फोटो को कड़वी विडंबना कहा। उदाहरण, कट्टर रूस विरोधी की आखिरी फोटो जिसमें वो कीव की एक फैक्ट्री में यूक्रेनी ड्रोन के साथ है। और सबसे मजेदार बात यह है कि लगभग सभी रूसी प्रकाशन लिंडसी ग्रैहम के नाम के साथ एक ऐसा सितारा लगाते हैं। वे फुटनोट में लिखते हैं कि उसे रूसी संघ के आतंकवादियों और उग्रवादियों की सूची में रखा गया है। माफ कीजिए, लेकिन यह तो असल में अमानवीकरण है। यहां तक कि मृत्युपरांत शोक संदेश में भी वे लिखते हैं, वे पाठक को बताते हैं कि मरने वाला कोई इंसान नहीं था, वो एक आतंकवादी था, एक चरमपंथी जिसे केवल गंदी रूस ने ही ऐसा माना है। इस प्रक्रिया का नतीजा यही है। तथ्यों को सीधे तौर पर प्रचार से नहीं तोड़ा मरोड़ा जाता। मतलब वे मौत, दौरा, तारीख जैसी बातें लेते हैं, यानी सब कुछ सच होता है, लेकिन इन तथ्यों को इस तरह चुना और जोड़ा जाता है कि पाठक खुद ही हत्या, सफाया, जहर देना वगैरह जैसी बातें सोच ले। यह प्रचार को औपचारिक तौर पर सवालों से बचाए रखता है। जैसे सुनिए, हमने दावा नहीं किया, बस तथ्य बताए हैं। और ये तो लोग खुद ही अपने मन से कुछ सोच लेते हैं। तो तथ्य साजिश सिद्धांतों के विरोध में क्या कहते हैं? हम ईमानदारी से उन तर्कों को रखते हैं जिन्हें साजिश सिद्धांतकार अनदेखा करते हैं। लिंडसी ग्रैहम 71 साल के हैं। उनके परिवार में दिल की बीमारी से मौत हुई है। उनके पिता की मौत दिल के दौरे से हुई जब लिंडसी ग्रैहम छात्र थे। मां भी उसी समय कैंसर से चल बसी थी। दोनों की मौत में 15 महीने से कम का फर्क था। ग्रैहम को एक वर्कहॉलिक के रूप में जाना जाता था, जो लगातार राजनीतिक तनाव में रहते थे। ट्रंप ने शोक संदेश में यूं ही नहीं लिखा कि लिंडसी ग्रैहम हमेशा काम करते थे। 71 साल के व्यक्ति में पारिवारिक इतिहास के साथ अचानक दिल का रुकना सांख्यिकीय रूप से आम है, कोई असामान्यता नहीं। और एक अहम बात, स्पष्ट संदिग्ध के पास कोई मकसद नहीं है। रूसी प्रचार की यह दलील कि उसे कथित तौर पर कीव में हटाया गया, वो एक बुनियादी सवाल पर ही बिखर जाती है। क्यों? आखिर क्यों? लिंडसी ग्रैहम वॉशिंगटन में यूक्रेन के सबसे मूल्यवान सहयोगियों में से एक थे। वो वही थे जिन्होंने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले व्हाइट हाउस से रूस की तेल आय को ध्वस्त कर सकने वाले प्रतिबंधों पर सहमति बनाई थी। उनकी मौत कीव के लिए एक आपदा और मॉस्को के लिए एक तोहफा है। अपने ही मुख्य लॉबिस्ट को उसकी जीत से ठीक पहले मारना, यह तो पूरी तरह से बेतुका है। इसी कारण रूसी रिपोर्टों में यह बात सीधे नहीं कही जाती, सतही जांच में भी यह टिक नहीं पाती।
अगर हम षड्यंत्र सिद्धांतकारों का पसंदीदा सिद्धांत क्वी प्रोडेस्ट लैटिन लागू करें तो इसका नतीजा इस अफवाह के फैलाने वालों के लिए असुविधाजनक साबित होगा। लिंडसी ग्रैहम की मौत का सबसे बड़ा लाभार्थी वही है जिसके खिलाफ वे जीवन भर काम करते रहे, और वो रूस ही था। अब रूस के खिलाफ लिंडसी ग्रैहम के तथाकथित नरक जैसे प्रतिबंधों का क्या होगा? अच्छी खबर यह है कि यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और यह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। ग्रैहम के मुताबिक व्हाइट हाउस से सहमति हो गई है। इस दस्तावेज के सेनेट में 80 से ज्यादा सहलेखक हैं, जो राष्ट्रपति के वीटो से पार पाने के लिए काफी है। कांग्रेसमैन माइकल मैकोल ने बताया कि उन्होंने ग्रैहम के साथ नया प्रतिबंध विधेयक शनिवार को ग्रैहम की मृत्यु से एक दिन पहले चर्चा किया था। और इसी के अनुसार इस पहल को अगले कुछ ही दिनों में पेश करने की योजना थी। बुरी खबर यह है कि ग्रैहम सिर्फ सहलेखक नहीं बल्कि इस पहल के मुख्य प्रेरक और चालक थे। उन्होंने ही पहल शुरू की थी। वो ट्रंप से उन्हीं की भाषा में बात कर सकते थे और रिपब्लिकन पार्टी में विरोध के बावजूद यूक्रेन मुद्दा आगे बढ़ा सकते थे। नाटो महासचिव मार्क रूटा ने कहा वो अमेरिका के मजबूत समर्थक और नाटो गठबंधन में दृढ़ विश्वास रखने वाले थे और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। सेनेट में ऐसे व्यक्ति की जगह किसी को लाना दुर्भाग्यवश बहुत मुश्किल होगा और शायद यही इस समय कीव की सबसे बड़ी क्षति है। निष्कर्ष, दुर्भाग्यवश वो व्यक्ति चल बसा जो 10 बार मिसाइलों के बीच कीव आया और कभी डरा नहीं। उसने गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को आधुनिक युग का एडोल्फ हिटलर कहा था। उसने ऐसे प्रतिबंध बनाए जो रूसी तेल की कमाई को गिरा सकते थे। वो उसी वक्त चल बसा जब उसने इन प्रतिबंधों पर व्हाइट हाउस की सहमति ली थी। ये सच में यूक्रेन के लिए बड़ी क्षति है। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या डिटेल से डोनेट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अलविदा।